नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पिछले दो वीडियोस में आपको ज्ञात कराया कि किस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और किस प्रकार से तथाकथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी वामपंथी विचारधारा के जो कि कमीशन लेते हैं दुश्मन देशों से, उन्होंने क्या क्या बोलने का दिखाने का प्रयास किया। लेकिन जो ढाई मोर्चा का कॉन्सेप्ट है, स्वर्गीय CDS बिपिन रावत साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, ढाई मोर्चे पर भारत लड़ रहा है। दो मोर्चे तो हम लड़ सकते हैं, ये क्लियर हो गया। चीन को भी पता चल गया, पाकिस्तान को भी पता चल गया। लेकिन जो आधा मोर्चा है वो ज़्यादा खतरनाक है। ये जो दो मोर्चे हैं ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक आधा मोर्चा है। और आधा मोर्चा के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। विशेषकर मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड के लोग इस बात को कान खोल के सुन लो। विशेषकर जो लोग देहरादून में बैठे हुए हैं, कमरों में बंद हैं, वहाँ से सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, सोशल मीडिया भी एक अच्छी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जब ग्राउंड में आता है, वास्तविकता वहीं पता चलती है। इसलिए आपको यह बात बतानी बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और मैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण, जो कि चमोली ज़िले में चीन से लगा हुआ ज़िला है, वहाँ पर स्थित है। मुझे आशा है आप हमारे चैनल गैरसैंण को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि वो संसाधन जो आपके पास है हमारे पास नहीं है। कई विषयों पर हम आधारित हैं, सिर्फ इस मोबाइल पर या जो दूसरे जो नेटवर्क पर, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर। कुछ भी हो, पहले तो मैं आपको दो मोर्चों के बारे में समझाता हूँ। वो उनका फ्लॉप शो किस प्रकार से हुआ, सब ने देखा, सोशल मीडिया में देखा, और यहाँ तक कि पाकिस्तानियों ठीक से देखा है, जहाँ पर मतलब प्रैक्टिकल उनको दिखाया गया है कि हम ये है। मेरा अनुभव रहा है, मैं पूर्व सैनिक रहा हूँ। मैंने कश्मीर में भी, जब वो समय था जबकि जो गोलियां चला करके उनके खोखे गिनती किए जाते थे, बुलेट प्रूफ पूरे नहीं होते थे, ये सारी समस्याएं थी। आज इंडिया बुलेट प्रूफ एक्सपोर्ट कर रहा है, ब्रह्मोस दाग रहा है और सुपरसोनिक हथियार खुद बना रहा है। इसको बोलते हैं 2014 के बाद की आज़ादी का जलवा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस चीन से लाया गया है, मतलब इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने चीन से ला करके, और इसका नाम HQ एयर डिफेंस सिस्टम है। उसकी क्या हालत हुई लाहौर में, देखने लायक थी। PL-15 चीनी मिसाइल किस प्रकार से फुस हुआ, फ्लॉप शो हुआ। जो PL मतलब PLF मतलब चीन की जो एयरफोर्स है ने पाकिस्तान को अच्छी टेक्नोलॉजी देने का पूरा भरसर प्रयास किया था। J-17 अकाट्य महान योद्धा भी फ्लॉप शो का भाग बन गया, मतलब धूल चटा दिया उसको भी। रीढ़ की हड्डी मानी जाता था ये J-17 पाकिस्तान की। अब क्या हुआ कि सबको पता है, चीन का जो हथियार का मार्केट धड़ाम नीचे गिर गया है। लॉन्ग रेंज का जो रॉकेट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, एयरफील्ड का कंस्ट्रक्शन है, चाहे जो बंदरगाह जिसको पोर्ट्स बोलते हैं उनका निर्माण है, बिजली सप्लाई है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान चीन से ही तो लेता है। तो पाकिस्तान चीन का एक प्रकार से राज्य है, मान सकते हैं। दिखाने के लिए ये सब कुछ, सी पैक में जो रोड बन रही है, सड़क बन रही है, उसके दोनों किनारों पर चीनी भोजन परोसा गया है। अच्छी तरह खाया पाकिस्तानियों ने। सबको पता है कौन से जानवर का मीट उन्होंने तुमको खिलाया था, पाकिस्तानियों, सुन लो। आपने देखा है ब्रह्मोस को फटते हुए। आप ब्रह्मोस की जो हकीकत हिंदुस्तानियों को उतना ज़्यादा पता नहीं है,
मतलब आम नागरिक को, हमारे साइंटिस्ट को, हमारे जो है फौजियों को तो पता है, पर लेकिन जो ब्रह्मोस की ताकत आम नागरिक भारतीयों को भी पता नहीं है, पर लेकिन पाकिस्तानियों को ठीक से पता है, क्योंकि वहाँ उसने जलवा दिखाया था। हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से मीठी तुम्हारी दोस्ती है, रहेगी, और पहले भी थी, क्योंकि हथियारों की सप्लाई जितनी है सब चीन से तो होती है तुम्हारी। अब एक तुर्की है, वो भी धीरे धीरे दे रहा है इस्लामी ब्रदरहुड को निभाने के लिए, बशर्ते कि उसने जो नमक खाया भारत का, उसको वो हलाल नहीं कर पाया। हराम का नमक खाया जब भूकंप आया था वहाँ पर तुर्की में। अजरबैजान, तो इनका तो बाइकआउट चल ही रहा है। ये तो दो मोर्चे चीन और पाकिस्तान के बारे में आपको अच्छी तरह पता है। जो लोग सामरिक विषयों पर इंटरेस्ट रखते हैं, या जो है भारत की जो सुरक्षा के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, सैनिक हैं, इन लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान रहता है कि भाई क्या चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय जो सिनेरियो में, क्या कुछ चल रहा है। ये तो था दो मोर्चे का जो संक्षिप्त विश्लेषण। अब जो आधा मोर्चा है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। विशेषकर मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में यह आधा मोर्चा बहुत अधिक खतरनाक है, क्योंकि मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। पूरब में नेपाल है, तो उसके बाद तिब्बत है, और तिब्बत जो है चीन द्वारा ऑक्युपाइड है, और चीन की सेना और सामरिक जो स्टेशन जो है उसके वहाँ पर है। अब ब्रह्मोस का जलवा जैसे पाकिस्तानियों ने देख लिया, उनके टैंकों को धू जलते हुए देख लिया, एटॉमिक एनर्जी का बर्बादी देख लिया, ड्रोन की बर्बादी देख ली, पूरा पाकिस्तान ने देख लिया, इंडिया वालों ने भी देख लिया। वही तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी सोच के जो है ना जानवर, वे ज़्यादा खतरनाक है। वे जिहाद का साथ देते हैं। पाकिस्तान स्थित ISI का जो हेडक्वार्टर है वो स्लीपर सेलों को डिप्लॉय करता है, जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में, बिहार में, यूपी में। उत्तराखंड में ये अधिक करता है कि ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, और नकली आधार कार्ड जिस प्रकार से मिल रहे हैं, नकली वोटर ID कार्ड मिल रहे हैं, नकली वेरिफिकेशन हो रहा है, उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं पिछले वीडियो में बताया कि मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, जो हरिद्वार में मठ मंदिरों में बैठे हुए बाबा हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो रिटायरमेंट के बाद शहरों में जमे हुए हैं, पहाड़ नहीं चढ़ते हैं, सिर्फ पहाड़ को फेसबुक में या ट्विटर में ही हैंडल करते हैं, वे पलायन कर चुके हैं। यह बहुत खतरनाक है, ये पलायन बहुत खतरनाक है, और ये चुप्पी भी बड़ी खतरनाक है। उत्तराखंड में जनप्रतिनिधि अपने वोट बैंक के चक्कर में खुले हाथ नहीं खोल सकता। कुछ ही जो जनप्रतिनिधि हैं वे आगे आते हैं। उसी तरह से पुलिस और प्रशासन भी संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं, और उसको संविधान को ताक में रख करके जो कार्यक्रम तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी पाकिस्तान स्थित ISI के स्लीपर सेलों के माध्यम से चलाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो इन दो मोर्चों से भी खतरनाक है, और चीन इसके लिए पाकिस्तान की मदद लेता है। मैं सेना में रहा हूँ। जब युद्ध होता है किसी जगह तो संभावना होती है, पहले से प्लानिंग बन जाती है, या अचानक होता है तो उस एरिया की रैकी की जाती है। एडवांस पार्टी बोलते हैं उसको। एडवांस पार्टी जाके देखना कि हमारे ट्रुप्स कहाँ डिप्लॉयड होंगे, क्या होंगे। उसमें जो है फौजी वर्दी वाले भी हो सकते हैं, और साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी होती हैं, या सादी वर्दियों में जो सैनिक भी होते हैं, जो कि वहाँ सारा देख करके आते हैं कि यहाँ पर कौन सा जो हथियार कहाँ पर डिप्लॉय करना है, ट्रुप्स कहाँ पर रखने हैं, मूवमेंट करना तो किस तरह से करना, किस हालत में। मतलब ये नहीं है कि वहाँ बनी बनाई चीज़ सब तैयार करना है, कम्युनिकेशन तैयार करना है, आपको खाना पीना तैयार करना है, अकोमोडेशन तैयार करना है, और वो कुछ मिनटों और घंटों का काम होता है। ये सब काम करने पड़ते हैं। फौजियों के बारे में
उनके जो परिवार वाले, विशेषकर उत्तराखंड वाले, इनको ज्ञात होना चाहिए। पर लेकिन एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है जो कि उत्तराखंड वाले लोग, जो विशेषकर सिविलियन भाई हैं, वे इसको समझे। सिविलियन का मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट होना है। सिविलियन का मतलब है जिन्होंने फौज में ट्रेनिंग नहीं की है, सेना में ट्रेनिंग नहीं की है, ग्राउंड देखा नहीं, बैटलफील्ड देखा नहीं है, उनके लिए कि तुम अपने जो लोग हैं जो कि मोर्चे पर तैनात हैं, उनके लिए खतरनाक सपोले पाल रहे हो। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो भी फेरी वाला, यहाँ पर जो भी दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला है, ये नहीं है कि बाकी जो राजधानी दिल्ली वगैरह में, वहाँ पर इतना असर नहीं करता इनका, पर लेकिन यहाँ ज़्यादा असर करेगा। फेरी वाला हो, चाहे कबाड़ वाला हो, छोटे मोटे काम वाला हो, मिस्त्री हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ये सारे काम करने के बहाने यहाँ घूमते हैं। इनको पेमेंट होती है कहाँ से? पाकिस्तान से। सबको नहीं, थोड़े बहुत हैं जो आते हैं काम करने, पैसा कमा के चला जाते हैं। अधिकांश ऐसे ही है, ये स्लीपर सेल है। और वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपके परिवार की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपके सैनिक की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कहाँ पर वो उसकी नौकरी है, कहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान स्थित आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंचाते हैं। वही इन्फॉर्मेशन भी चीन पहुंचती है। इनका कोऑर्डिनेशन होकर के भारत पर सेंध लगाने का प्रयास होता है। एडवांस पार्टी का मतलब मैं बता रहा था, एडवांस पार्टी का मतलब चीन सबसे पहले क्या करता, कहीं अराजकता फैलानी है तो वहाँ सबसे पहले इस तरह के एलिमेंट्स भेजता, जिहादी एलिमेंट्स भेजता है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा है, तबलीगी जमात के चीन से भी आए थे भारत में, भूल गए होंगे, जल्दी भूल जाते हैं। तो ये जो आधा मोर्चा है, ये इस तरह से काम करता है। कहाँ पर पुल है? स्थानीय लड़कियों से शादी करना। कहाँ पर जो है इनके डिफेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं या इम्पोर्टेंट जो है सामरिक महत्व के हेडक्वार्टर हैं, उन पर सेंध लगाना। ये सारी चीज़ों की प्लानिंग वहाँ से होती है और फिर उनको डायरेक्शन दिया जाता है, उनको सपोर्ट करने के लिए। तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी सोच के कीड़े हैं, फिर उनकी मदद ली जाती है, उनको पैसा दिया जाता है। इसमें काला झंडा वाला भी शामिल है, जो कि काला झंडा आंदोलनजीवी, ये सरकार का विरोध करना युद्ध काल में, विशेषकर युद्ध काल में बताना नहीं जी ये तो सीज फायर जो है, ये जो है डर के मारे कर दी है। क्यों? कि जॉर्ज सोरोस वहाँ से डायरेक्ट कर रहा था। सिचुएशन मेक ए मैन हीरो, हालात को देख के लड़ाई लड़ी जाती है। ये जो सोशल मीडिया में और जो नुक्कड़ों पर बकवास कोई भी कर ले, जंगे मैदान में उतरो तो तुमको सीधा सब पता चलेगा बकवास करने वालों को। जो ऑपरेशन को डील करता है, डायरेक्शन देता है, निर्देश हालात को देख के देता है। अंतर्राष्ट्रीय हालात क्या है, देश के हालात क्या है, मोर्चे पर हालात क्या है, आपको पता है? पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर ब्लास्टिंग हुई थी और रेडिएशन अभी तक चल रहा है, अभी भी मर रहे हैं पाकिस्तानी वहाँ। इंडिया ने इसलिए बंद किया कि कोई अंतर्राष्ट्रीय आरोप न लगे कि इन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान ये चाहता था कि भारत पर आरोप लगे कि तुमने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया पहली बार पाकिस्तान पर। लेकिन अच्छा हुआ कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया सीज फायर के बाद कि भाई हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान का लीकेज हो रहा है, जो कि उसने बनाया हुआ है। और चीन और पाकिस्तान का जो कोऑर्डिनेशन है एटॉमिक जो पावर पे, टेक्नोलॉजी चीन की है और कुछ उसमें अमेरिका का भी हाथ है। ये नहीं चाहते हैं कि एशिया में भारत उभरे, चीन भी नहीं चाहता भारत उभरे, अमेरिका भी नहीं चाहता भारत उभरे। इसीलिए तो जो बैठा हुआ है ताऊ जो है वो ट्रंप बड़ बोला, जिसने कि 3,753 बार, अगर मैं गलत हूँ या सही मुझे पता नहीं है, लेकिन 3,000 से ऊपर 3,700 से ऊपर मतलब बार जो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल चुका। और हमने नहीं बोला है, वाशिंगटन पोस्ट है जो कि अमेरिका का माना हुआ जो एक क्या बोलते हैं उसका नाम, मीडिया नेटवर्क है, उसने बोला है पर डे 21 बार डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है। अब हम इसलिए उसका विरोध नहीं करते रहे हैं क्योंकि वो भारत के खिलाफ नहीं बोलता था,
तो इसलिए हम लोग चुप रहते थे, हम भारत का मीडिया भी चुप रहता था, उसके खिलाफ इसलिए नहीं बोलते थे, और वो राष्ट्रवादी अपने देश के लिए। लेकिन बड़ बोला जो है दिखाने के लिए कि मैं सबका बॉस हूँ, मैंने लड़ाई बंद कराई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुकर गया परसों, दे दिया उसने, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बदली हो गया हो। तो अब इस चीज़ को कोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान कोर्ट कर रहा है कि भाई जो है इंडिया डर गया। और पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक जो आधा मोर्चा भारत में सड़ रहा है, सड़ेल आवाज़ निकाल रहा है, बदबूदार जो बात निकाल रहा है, वो उसके लिए तो मज़ारा मिल गया, एक मज़ार मिल गया उसको चादर चढ़ाने के लिए। अब आप देखिए, मैं आपको बड़े विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आधा मोर्चा किस प्रकार से खतरनाक है। लब जिहाद, नशा जिहाद, भूमि जिहाद, और यहाँ तक कि जो सामरिक जिहाद, सामरिक महत्व की चीज़ों का जिहाद, ये सब करते हैं। अभी जो है जो पकड़े गए हैं भटिंडा में, एक तो पकड़ा गया, उत्तराखंड का था वो पकड़ा गया वहाँ पे जासूसी करते हुए। इसी तरह से दूसरी जगह पंजाब में हरियाणा में पकड़ा गया। ये सारी चीज़ें क्या है? ये वही तो हैं जो कि स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, उनको मदद कर रहे हैं जिसने उसको मकान किराए पर दिया है। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है। उत्तराखंड में बात ये हो रही है भाई साहब कि यहाँ पर जो है 5-5 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया एक पकड़ी दे रहा है एक छोटे से घर की, और वो पैसा 3 लाख कहाँ है, 4 लाख कहाँ है। और वो जो मकान मालिक का खाली इसलिए नहीं कराता है क्योंकि उसने 3 लाख लिए हुए हैं, वो दबा हुआ है और उसको सपोर्ट करता है, और वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है यहाँ पे। तो उत्तराखंड की सरकार, केंद्र सरकार, हमारा डिफेंस इस बात को समझे। जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको पता है, लेकिन कानून के दायरे में वे कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि जिससे उनकी नौकरियां खराब हों। पर लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, और इसको रोकने के लिए पूरे भारत को प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैं पिछले जो वीडियो में बताया था, यहाँ की जो जनगणना है उसको ध्यान में न रख करके, यहाँ के क्षेत्रफल को ध्यान में रख करके, यहाँ की जो जनप्रतिनिधियों के जो नियुक्ति की बात को आगे बढ़ाया जाए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से चुनाव हों, कैसे हों, क्षेत्रफल के आधार पर हों। तो ये सारी चीज़ें उड़ती रहती है सोशल मीडिया पर, लेकिन दब जाती है। यो आपके जो है ना, यहाँ पर जितनी भी जो चल रही है जनसंख्या का बैलेंस बिगाड़ने के लिए, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, ये विषय अपने आप दब जाएंगे अगर ये इस प्रकार से सरकार जो सुझावों को मानेगी। तो अब हम अकेले नहीं हैं, ये सुझाव बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि सरकार में सारे अंधे बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बात समझते हैं, और उन्होंने कांग्रेस के समय भी आदत पड़ी है उनकी, ख़राब है प्रशासन में, पुलिस में जो है, पर लेकिन उनको अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। और इसके साथ जनप्रतिनिधियों को विषय बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है लगातार, उसके बाद भी जो है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। आप हमारे चैनल ई गैरसर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।